क्या आपको पता है हम इंटरनेट का सिर्फ 6% यूज़ करते हैं। जी हाँ, एक सर्वे के मुताबिक जो हम नॉर्मल इंटरनेट सर्फिंग करते हैं वो सिर्फ इंटरनेट का 6% है। तो फिर बाकी 94% इंटरनेट का है क्या? दोस्तों, बाकी जो 94% है वो है डार्क वेब, डीप वेब। अगर आपने डार्क वेब के बारे में नहीं सुना है, इस वीडियो को अभी स्टॉप कीजिए और गूगल कीजिए डार्क वेब के बारे में। स्वागत है दोस्तों, सीजन 1 में। ये है किस्से और कहानी और ये चैनल है द स्टोरी कैफे। मैं हूं दीपांकर और आज आपको ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने वाला हूं। एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए हैं। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में ही ये कहानी सुने, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद 18 साल से नीचे बच्चों को पता नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ किस्से होते हैं दोस्तों जो कि मीडिया तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मीडिया या तो उन्हें दिखाना नहीं चाहती या फिर मीडिया का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता उन चीज़ों को दिखाने के लिए। लेकिन समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में शायद कहानी के माध्यम से ही या किस्सों के माध्यम से ही हमें पता होना चाहिए। कानपुर के एक छोटे से ज़िले में रहते हैं, मतलब कानपुर से थोड़ा बाहर छोटा सा कस्बा है जहाँ वो रहते हैं। और उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरा भी दिल दहल गया था। ये कहानी है शेफ़ बख्शी की। बख्शी जी यूँ तो दिखने में अधेड़ उम्र के थे। उनकी अगर उम्र का अंदाज़ा लगाया जाए तो 60-65 के बीच में होंगे। वो एक रिटायर्ड ऑफिशियल थे। अजीब-सी उनकी चाल-चलन थी, क्योंकि जिस ज़िले की या कस्बे की मैं बात कर रहा हूँ वो एक टाउन जैसा एरिया है। टाउन मतलब शहर से थोड़ी-सी कम फैसिलिटीज़ होती हैं जिसमें। उस टाउन में उनके पास एक स्कूटर था पुराने ज़माने का। उनका आचरण कुछ अजीब-सा था। वो किसी से बात-वात नहीं करते थे, चुपचाप घर में पड़े रहते थे। हाँ, लेकिन उन्हें खाना बनाने का बड़ा शौक था। तो अक्सर उन्हें सब्ज़ी बाज़ार में सब्ज़ी वालों से झगड़ा करते हुए पाया जाता था। ऐसा लोगों ने बताया सबको। पर उनका जो अंजाम था, वो कहाँ जाने वाला था, ये मुद्दे की बात है। और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी बन गए। तो बख्शी जी की जो दिनचर्या थी, यानी कि डेली रूटीन जो था, वो इस तरह से था कि वो सुबह उठते थे, उस दिन की सब्जियां लेते थे, घर जाते थे और खाना बनाते थे। और कहीं से वो गोश्त लेके आते थे, यानी कि मीट लेके आते थे। अब वो कहाँ से लाते थे ये किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी ने उन्हें मीट लाते हुए नहीं देखा। लेकिन जब खुशबू आती थी तो लोग अंदाजा लगाते थे कि शायद उनके घर में मीट पक रहा होगा। ये कैसे? तो बख्शी जी का एक डार्क सीक्रेट था। डार्क सीक्रेट इस तरह से कि वो डार्क वेब यूज़ किया करते थे। टॉर वेबसाइट्स, ऑनियन वेबसाइट, टॉर ब्राउज़र्स, इन पर वो डार्क वेबसाइट यूज़ किया करते थे। उन्हें डार्क वेब का बहुत बहुत अपार ज्ञान था। आप मानोगे नहीं दोस्तों, डार्क वेब में बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग की एक पूरी फ्लेज वेबसाइट है। जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं, वैसे आप भी कुछ भी मंगा सकते हैं डार्क वेब से। यूजुअली डार्क वेब में जो ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, इनका यूज़ ड्रग्स मंगाने के लिए होता है। चरस, गांजा, अफीम, कोक, मैथ। मुझे भी रिसेंटली पता चला कि ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं ऑनलाइन। और बिल्कुल जैसे डिलीवरी होती है, आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हो और डार्क वेब का नेटवर्क है वहाँ, तो आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी। कोई ऐसा ड्रग्स नहीं है, इवन कि आप डेड बॉडी तक मंगा सकते हैं। है ना अजीब बात? बहुत ही अजीब है। मुझे पहली बार सुन के तो बहुत ही अजीब लगा था। बख्शी जी को इंसान का मांस खाने का शौक था। शौक लगा, मुझे भी लगा था। मानो मेरे कानों ने ऐसा कुछ सुन लिया हो जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। हैरान, पूरा मोहल्ला हैरान था। ऐसा ही एक आदमखोर हमारे ही बीच रहता है, हमारे साथ ही उठता है, बैठता है, हमारे साथ बातचीत करता है। जो भी थोड़ी बहुत बातचीत बख्शी जी किया करते थे, ये सबके लिए हैरान करने वाली बात थी। बख्शी जी अपने शिकार कैसे ढूंढा करते थे? वो अपने शिकार डार्क वेब से ढूंढा करते थे। डार्क वेब में इश्तिहार देने का पोर्टल भी है दोस्तों, यानी कि आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके आप डार्क वेब पे डाल सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड आएगा। बख्शी जी अपना ऐड रिकॉर्ड करके, वीडियो ऐड रिकॉर्ड करके उस पे पोस्ट कर दिया करते थे और उससे लोग उन्हें कांटेक्ट करते थे जो भी इसे वॉलंटियरली करना चाहता था। और दोस्तों, अजीब बात यह है कि मुझे इन लोगों की मानसिक स्थिति का पता नहीं चलता है कि कैसी मानसिक स्थिति में या कैसे एनवायरनमेंट में जीते हैं ये लोग या बड़े होते हैं।
क्योंकि इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। समाज में ऐसे लोग हैं, ये सोच के ही और सुन के ही काफ़ी अजीब लगता है। बख्शी जी का रिकॉर्डेड वीडियो भी बरामद हुआ था पुलिस को, तो मैं आपको वीडियो बताता हूँ जो मेरे दोस्त ने बताया कि बख्शी जी कैसे रिकॉर्ड किया करते थे। बख्शी जी प्ले का बटन दबा के खुद ही चेयर पे आके बैठते थे और एक ट्राइपॉड था जिस पर उन्होंने अपना कैमरा लगा रखा था, यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा लगा रखा था और रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से थी। मैं प्रोफ़ेसर बख्शी एक रिटायर्ड ऑफ़िशियल हूँ और कुछ दिन पहले मेरी पोस्टिंग आसाम में हुई थी। आसाम में मुझे पता चला कि लोग इंसान का गोश्त भी खाते हैं और सच मानिए दोस्तों, इंसान का गोश्त बहुत ही स्वादिष्ट होता है। किसी भी जानवर के मीट से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो मैं ऐसा ही एक इंसान ढूँढ रहा हूँ जो मेरी भूख मिटा सकता है। अगर आप खुद को वॉलंटियर करना चाहते हैं मेरे लिए, मेरे खाने के लिए, तो मुझसे संपर्क करें। तो इस तरह से बख्शी जी रिकॉर्ड किया करते थे अपने इश्तिहारों को और डार्क वेब पे पोस्ट कर दिया करते थे। डार्क वेब पे मुझे पता चला दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सेल्फ हार्म जिसे हम कहते हैं, और उन्हें जीवन की मोहमाया से मुक्ति मिल चुकी होती है, शायद जीना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग बनते हैं बख्शी जी के शिकार। और दोस्तों ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ये लोग हमारे बीच ही छुप के रहते हैं और मुझे नहीं पता अपनी जीवन से किसी को कैसे प्यार नहीं हो सकता है। खुद एक तरह से आत्महत्या है ये। बख्शी जी ने इश्तिहार डाला और काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया। तो बख्शी जी ने सारे कमेंट्स और जो भी उनके पास रिस्पॉन्सेज आए थे, उसमें से शॉर्टलिस्ट किए 3 लोग जो कि उनका खाना बनने वाले थे उस दिन के लिए। हाँ, उसमें से उन तीनों में से एक लड़का ऐसा था जिसने अपना नंबर छोड़ा था और ज़ाहिर-सी बात है, नंबर छोड़ा है तो उसका मतलब वो चाहता होगा कि बख्शी जी उसे कॉल करें। सब कुछ सही चल रहा था, बख्शी जी ने उसे कॉल किया और उसे अपने घर पे इन्विटेशन दिया और उस लड़के ने भी उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अभी तक बख्शी जी के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। बख्शी जी का रूटीन शुरू हुआ फिर से। सुबह उठे, वो सब्जी लाने गए और मीट बनाने का जो भी सामान है वो लेते थे वो। तो जो दुकानदार थे वो भी उनको पहचान गए थे और उन्हें पता था कि वो एक ही तरह के मसाले और मीट बनाने के एक ही तरह के जो भी सामग्री लगती है वो लेके जाते हैं वहाँ से। दुकानदार को भी कभी शक नहीं हुआ कि ऐसा कभी हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, ये नॉर्मल नहीं है। तो अपने तय समय के मुताबिक वो लड़का आया घर। घंटी बजती है, कॉलिंग बेल, और वो लड़का दाखिल होता है। हाथ मिलाता है बख्शी जी से। मेरा नाम रोहन है, लड़का बोलता है धीरे से। रोहन, स्वागत है तुम्हारा यहाँ पे। मैं बख्शी, तुम मुझे बख्शी बुला सकते हो। ठीक है बख्शी जी, घर तो काफ़ी अच्छा बनाया है आपने, रोहन ने कहा। ओह थैंक यू। घर ये तो छोटा मोटा आशियाना है हमारा, हम यहीं रहते हैं, खाना वाना खाते हैं, मस्त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तुम क्या करते हो रोहन? बख्शी जी ने बोला। रोहन ने बोला, यूँ तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन भगवान की दया से घर का सब कुछ मेरा ही है अब। सब कुछ मेरे नाम पे ही है। थोड़ा सा पॉज लिया बख्शी जी ने। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो तुमसे एक सवाल पूछना था, तुम पक्का ये करना चाहते हो ना? रोहन ने बड़ी गंभीर आवाज में बोला। आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बख्शी जी ने बोला। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ आओ, बैठो बैठो। ये दोनों बातचीत करने लगे। बख्शी जी ने इन्हें सोफे पे बैठने का इशारा किया। रोहन आके सोफे पे बैठा और इनकी बातचीत शुरू हुई। तो रोहन ने भी बताया कि उसे भी इंसान का मांस खाने में बहुत मज़ा आता है। तो रोहन ने बताया कि उसकी फैमिली एक रिचुअल फॉलो करती है। ये एक अंडरग्राउंड रिचुअल है, यानी कि सेटनिक रिचुअल है। सेटनिक अगर नहीं पता है दोस्तों आपको तो मैं बता दूं, कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं, यानी हम सब भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन एक तबका, एक सेक्ट समाज में ऐसा भी है जो शैतान की पूजा करता है। तो रोहन ने बताया कि वो शैतान की पूजा करता है और उसकी जो फैमिली है पूरी शैतान की गुलाम है या फिर पूजा करती है।
ये उसने ठीक से नहीं बताया बख्शी जी को कि बख्शी जी उस कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाए। उसने बोला कि एक दिन शैतान उसके सपने में आया और उसने बोला कि उसे इंसान का मांस खाना चाहिए। काफ़ी अजीब बात है ना दोस्तों, ऐसा लोग इमेजिन करने लगते हैं, ऐसा विजुअलाइज़ेशन लोगों के दिमाग में बैठ गया है आजकल। न जाने ये जो थॉट है, ये जो विचारधारा है, ये इनकी कहाँ से आती है? रोहन ने बताया, एक दिन शैतान उनके सपने में आया और उसने बोला कि जो भी चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी है, उसे तुम अपने अंदर समा लो, ताकि वो तुम्हारे शरीर से कभी जुदा ना हो पाए। और तरीका ये था कि मैं उसे खा जाऊँ। मैं उसे खा जाऊँ तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेरे बॉडी में रहेंगे। उसकी आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी। मैंने यही किया बख्शी साहब। उस दिन जब मैं उठा, मेरे घर में हथौड़ा रहता था। मैंने वो हथौड़ा उठाया चुपके से। मेरा बड़ा भाई बाहर कपड़े धो रहा था। मैंने उसके सर पे दे मारा वो हथौड़ा और वो गिर गया, खून ही खून। उसके बाद मैंने उसको खींचा और उसके टुकड़े टुकड़े किए, फिर उसे पकाया और खा गया। और मुझे एहसास हुआ शैतान ने तो बिल्कुल सही कहा था। अब मेरा भाई मुझसे कभी जुदा नहीं हुआ। मेरी प्यारी चीज़ मेरे पास ही रहेगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने अपनी माँ को भी मार डाला, अपने पिताजी को भी मार डाला, अपनी बहन को भी मार डाला। और वो सब आज मेरे अंदर हैं। वो जिंदा रहेंगे जब तक मेरा शरीर रहेगा, तब तक वो रहेंगे। और शायद अब वो पांचों लोग आज आपके हो जाएंगे बख्शी जी, क्योंकि आप मुझे खा लेंगे। बख्शी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो उसे खाने से मतलब था। बख्शी ने कहा, तो चलो फिर तैयारी शुरू की जाए। रोहन ने बोला, बिल्कुल। बख्शी जी उठने लगे। बख्शी जी जैसे ही उठे, रोहन ने टेबल पे पड़ा वास उठाया और बख्शी जी के सर पे दे मारा और बख्शी जी जमीन पे गिर गए। उनके सर से खून बह रहा था। रोहन ने उन्हें खींचा। बख्शी जी काफी वजन था उनका, रोहन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रोहन ने बख्शी जी को चेयर पे बिठाया, उसे बांधा और बख्शी जी को होश में लाया। बख्शी जी होश में आए। रोहन उनके सामने बैठा था। रोहन बोला, बख्शी जी, दूसरों को खाना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद दर्द का एहसास होता है तब आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है। बख्शी जी घबरा गए। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो खुद खाना बनने आए थे। ये तुम क्या कर रहे हो? बख्शी जी ने कहा। रोहन ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा, माफ कीजिए बख्शी जी, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। खाना मैं नहीं, आप बनने वाले हैं आज मेरा। और आप मेरे अंदर हमेशा अमर रहेंगे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, आप भी जिंदा रहेंगे। और आपकी इसी परंपरा को मैं आगे लेके जाऊंगा और लोगों का शिकार करूंगा। यानी दोस्तों, कहानी में हुआ यूं, जो शिकारी था वो खुद ही शिकार हो चुका था। धीरे धीरे रोहन ने पहले उनकी टांगे काटना चालू किया। बख्शी जी दर्द से चिल्लाने लगे, जाओ। लेकिन रोहन माना नहीं। रोहन उनकी टांगे काटता चला गया। काफी ज्यादा खून बह गया था। खून बहने की वजह से धीरे धीरे बख्शी जी मौत की तरफ जा रहे थे। यही हुआ दोस्तों। रोहन ने उनके मीट को पकाया, खाया और वहां से फरार हो गया। रोहन आज भी पुलिस की पकड़ में नहीं है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, और ना जाने कितने लोगों को ऑलरेडी अपना शिकार बना चुका होगा। 15-20 दिन गुजर जाने के बाद जब आसपास के मोहल्ले वालों को एक अजीब सी गंध आने लगी, तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। क्योंकि बख्शी जी जब शिकार करते थे तो अपने सबूत मिटा देते थे। यानी कि बचे कुचे हिस्सों को डंप कर देते थे या फेंक देते थे, या स्कूटर से ले जाके कहीं और फेंक आते थे। तो इससे वो जो दुर्गंध है अ, वो नहीं आती थी, एक जो लाश से निकलती है। लेकिन अब जबकि रोहन जा चुका था, तो वो गंध धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। पुलिस आई। पुलिस ने देखा गेट ऑलरेडी खुला हुआ है। गनीमत है कि किसी गांव वाले ने होशियारी करके घुसने की कोशिश नहीं की, शायद उनका जहन कांप जाता। पुलिस ने चीज़ें बरामद की, अपनी रिपोर्ट बनाई
और पता चला कि जो बख्शी जी हैं उनकी लाश के छींथड़े उड़े पड़े हैं। बख्शी जी के शरीर के कुछ ही हिस्से बचे हुए हैं। फोरेंसिक्स ने डीएनए टेस्ट और इन सब चीज़ों के लिए बचे कुछ अवशेषों को भेजा गया ताकि पता लगा जा सके ये लाश थी किसकी या है किसकी, शिनाख्त हो सके उस लाश की, और पुलिस ये श्योर हो सके कि ये जो लाश है बख्शी जी की थी। जब मैंने थोड़ा वेरीफाई किया और रिसर्च किया उस मोहल्ले में, सबने लगभग एक जैसी कहानी सुनाई। हाँ, मिर्च मसाला तो होगा ही गाँव वालों की कहानी में, क्योंकि ये एक कानाफूसी की तरह है, एक कान से दूसरे कान में पहुँचते पहुँचते चीज़ें काफ़ी कुछ बदल जाती हैं। तो बहरहाल जो मैंने कंक्लूजन निकाला तो इस स्टोरी का था, तो ये मैंने कहानी अपनी डायरी में लिखी और मैंने सोचा कि इस पे भी एक किस्सा बनना चाहिए, क्योंकि किस्सों से बनती है कहानी और कहानी से मिलता है एंटरटेनमेंट। ये है किस्से और कहानी सीज़न 1 और इस कहानी का नाम है शेफ़ बख्शी और ये चैनल है द स्टोरी कैफ़े। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, एंटरटेनमेंट शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, किसी की जान लेना एंटरटेनमेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी ये कहानी मैं आपको सुनाना चाहता था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और फिर हाज़िर हो जाएँगे हम आपके साथ एक और कहानी लेके। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।